छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया। बाले तेरे बाल जाल में, कैसे उलझा दूं लोचन। भूल अभी से इस जग को, तज कर तरल तरंगों को। इंद्रधनुष के रंगों को, तेरे भू भृंगों से कैसे विधवा दूं निज मृग साल मन। भूल अभी से इस जग को, कोयल का वह कोमल बोल। मधुकर की वीणा अनमोल, कहे तब तेरे ही प्रिय स्वर से कैसे भर दूं सजनी श्रवण। भूल अभी से इस जग को, उषा सस्मित किस लय दल। सुधा रश्मि से उतरा जल, ना अधरामृत ही के मद से कैसे बहला दूं जीवन। भूल अभी से इस जग को। बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि, इनकी ये पंक्तियां प्रकृति की एक सौंदर्य की जो है स्मृति को ताजा करती है। उसके सौंदर्य को जो है वो हमारे मन में उतार देती है। पंत जी का जीवन, उनका काव्य प्रकृति की ही देन है। आज बच्चों हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। मैं शंकर देव शर्मा, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लोहारघाट, हरगर पाठशाला में आप सबका स्वागत करता है। आज हमारा विषय है कक्षा 11 हिंदी, अंतराभागी काव्यखंड आधुनिक कवि, संध्या के बाद का जो है दूसरा भाग जो हम आज अध्ययन करेंगे। प्रकृति कुमार कवि एवं छायावादी स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रची गई ग्राम्य जो उनका रचना है उससे अवतरित संध्या के बाद कविता। तो बच्चों, इसके 4 काव्यांश हमने पूर्व में अध्ययन किया। अब 5वां और 6ठा, 7वां और 8वां ये काव्यांश जो है हम आज इनका अध्ययन करेंगे। तो ये काव्यांश है बच्चों, पहले हम इनका वाचन करते हैं। लौटे खग गाय घर लौटी, लौटे कृषक श्रांत शलत डगधर। छिपे गृहों में म्लान चराचर, छाया भी हो गई अगोचर। लौटे पैंट से व्यापारी भी, जाते घर उस पार नाव पर। ऊंटों घोड़ों के संग बैठे, खाली बोरों पर हुक्का भर। जाड़ों की सूनी द्वाभा में, झूल रही निशी छाया गहरी। डूब रहे निष्प्रभ विषाद में, खेत बाग गृह तरु तट लहरी। बिरहा गाते गाड़ी वाले, भूक भूक कर लड़ते कुकर। हुआ हुआ करते सियार, देते विषण निशी बेला की वो स्वर। बच्चों, इसके बड़े जो शब्दार्थ है इनको हम देखते हैं। यहाँ पर शब्दार्थ है इसमें कृषक किसान, श्रांत थका हुआ, शलत शिथिल, मलान मैला, अगोचर अप्रकट, पैंठ हाट दुकान छोटी दुकान, निशी रात, निष्प्रभ प्रभाहीन, विषाद दुख, विरहा ये भोजपुरी गीत, कुकर कुत्ते, भीषण उदासी दुख। बच्चों, ये कुछ कठिन शब्दों के अर्थ थे। अब आगे हम इसका प्रसंग ले लेते हैं। प्रसंग बच्चों पूर्ववत ही रहेगा जो हमने पिछले वीडियो में भी, जो हर पाठशाला का उसमें भी हमने इसको देखा। तो इसका एक बार थोड़ा सा वाचन कर लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित प्रकृति सुकुमार छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित उनके काव्य संग्रह ग्राम्या से संध्या के बाद कविता से अवतरित है। कविता में संध्या के समय होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों, ग्रामीण जीवन के दैनिक क्रियाकलापों के वर्णन के साथ साथ मानवता एवं संवेदनशीलता का भी संदेश कवि ने दिया है। कवि ने एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है जो शोषण मुक्त हो, जिसमें दरिद्रता का
ना हो और कर्म तथा गुणों के आधार पर साधनों व अर्थ का बंटवारा हो। तो बच्चों अब हम चलते हैं आगे। हम इसके पंक्तियों के आधार पर जो है इसकी व्याख्या हम देखते हैं। लौटे खग गाय घर लौटी, लौटे कृषक श्रांत श्रुत डगधर, छिपे गृहों में मलान चराचर, छाया भी हो गई अगोचर। तो बच्चों इसमें कवि कहता है कि लौटे खग गाय घर लौटी, जब संध्या का समय होता है तो पक्षी भी अपने घरों को लौटने लगते हैं और गायें भी घर को अपने घर को वापस आती है। और कृषक किसान जो सारा दिन खेतों में काम करते हैं वो भी थके हारे जो है वो धीरे धीरे अपने पांव धरते हुए जो घर की ओर आते हैं। छिपे गृह में मलान चराचर, यानी कि जो चराचर जीव है, जो प्राणी है, जो अपने सब बिलों में अपने घरों में जो है, घोंसलों में, हर जगह जो है अपने अपने स्थानों पर वो वापस चले जाते हैं। छाया भी हो गई अगोचर, अब सूर्यास्त हो गया है तो छाया भी अब प्रकट हो गई है। बच्चों ये जो पंक्तियां हैं, यहाँ मैंने इसका संलाप यहाँ पे भी दिया है। संध्या के बाद पक्षी और गायें अपने घरों को लौट रही है, किसान भी सारा दिन परिश्रम करके हारे थके कदमों से घर लौट रहे हैं। सभी प्राणी मलिन अवस्था में थके हारे जो है अपने अपने घरों को मलान चराचर जो है घुसकर छिप गए हैं बिलों में अपने। अंधकार के कारण अब उसकी छाया भी जो नहीं दिखाई देती। तो अगली पंक्तियां। लौट पैंट से व्यापारी भी जाते घर उस पार नाव पर, ऊंटों घोड़ों के संग बैठे खाली बोरों में हुक्का भर भर। मतलब क्या है इसका? लॉट पैंट यानी कि पैंट होता है छोटी सी दुकान। व्यापारी जो छोटे दुकानदार है वो भी अपनी दुकान बंद करके घर को वापस लौट जाते हैं, लौट रहे हैं। जाते घर उस पार नाव पर, ओ नाव पर सवार होकर जो है अपने घर को, नदी को पार कर, गंगा नदी को पार करके जो है नाव पर जा रहे हैं। ऊंटों घोड़ों के संग बैठे खाली बोरों पर हुक्का भर भर, और वो कुछ ऐसे हैं जो ऊंटों पर घोड़ों पर बैठकर अपने हाथ में हुक्का लिए हुए जो है उसको पीते हुए जो घर को वापस जा रहे हैं। जो यहाँ देखेंगे गांव के बाजार से व्यापारी भी अपने घर को नावों पर बैठकर लौट रहे हैं। वे ऊंट घोड़ों के साथ खाली बोरों पर बैठकर जो है हुक्का पीते हुए जो घर को वापस जा रहे हैं। जाड़ों की सूनी द्वाभा में झूल रही निशी छाया गहरी, डूब रहे निष्प्रभ विषाद में खेत बाग गृह तरु तट लहरी। मतलब अब संध्या के बाद जो है सूर्य जब अस्त हो गया है तो अंधेरा जो है वो होने लगा है, यानी कि छाया जो है वो अगोचर हो गई है, रात्रि जो है वो बढ़ने लगी है। तो क्या बोलते हैं, जाड़ों की, अब सर्दी का मौसम है तो इसमें सर्दी के मौसम में जो चारों तरफ जो है सन्नाटा छाया हुआ है। झूल रहे निशी छाया, अब रात्रि जो है गहरा रही है, तो मतलब डूब रहे निष्प्रभ विषाद में, और ऐसा लगता है कि सब जो है वो विषाद यानी कि दुख में जो है डूबते चले जा रहे हैं। क्या क्या डूबते चले जा रहे हैं? खेत, बाग, घर, वृक्ष और गंगा के तट, और गंगा की लहरें भी जो है वो अदृश्य हो गई, वो दिखाई नहीं पड़ रही है। यहाँ पर देखते हैं थोड़ा इसका। कभी कहता है कि सर्दियों की रात है, चारों तरफ सन्नाटा पसरा है, संध्या की धीमे प्रकाश में रात की छाया गहराती जा रही है, अंधकार में सभी कुछ डूबता जा रहा है, उनकी चमक फीकी पड़ती जा रही है। इस प्रभाव में जो है खेत, घर, बाग, बगीचे, पेड़, किनारे, किनारे मतलब नदियों के किनारे, लहरें, सभी जो है सब, इन सब पर जो है वो छाया का प्रभाव, रात्रि का प्रभाव जो है पड़ रहा है, अंधकार में वो डूबते जा रहे हैं। बिरहा गाते गाड़ी वाले भूख भूख कर लड़ते कुकर, हुआ हुआ करते सियार देते भीषण निशा निशी बेला को स्वर। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, बिरहा एक भोजपुरी गीत है जो वहाँ के स्थानीय लोग वो गाते हैं। उसको गाते जो गाड़ी वाले जो है वो अपने घर को वापस जा रहे हैं भूख भूख कर। अब रात्रि जो है, रात्रि का जो प्रहर है वो बिल्कुल सुनसान है, कोई कहीं से आवाज नहीं आ रही है, लेकिन इस रात्रि सुने पहर को जो है कुत्ते जो है वो भौंक भौंक कर लैप्स में लड़ रहे हैं, और उस रात्रि में जो है उसको मुखरित कर रहे हैं, यानी कि वहां पर उनकी आवाज जो है
आ रही है। हुआ हुआ करते सियार, इसी प्रकार जो गीदड़ है वो भी हुआ हुआ करते हुए जो है रात्रि को जो है स्वर दे रहे हैं। देते विषण निशि बेला को, यानी कि उस दुख भरी काली रात को जो है अपने स्वर दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, देखो कवि कहता है कि रात के इस वातावरण में गाड़ीवान बिरहा गीत गाते हुए चले जा रहे हैं। रास्ते में कुत्ते भौंक भौंक कर लड़ते दिखाई देते हैं। रात की बेला में सियार हुआ हुआ करते आवाज निकाल रहे हैं। इनके स्वरों में दुखी रात को भी मानो कोई स्वर मिल रहा हो। तो बच्चों यहाँ पे ये जो काव्यांश है इसका हम थोड़ा विशेष देख लेते हैं। विशेष में यहाँ पर कवि ने इन पंक्तियों में संध्या के समय प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का सौंदर्यपूर्ण जो है आकर्षक चित्रण किया है। काव्यांश की भाषा सरस, सरल, प्रभावमयी, तत्सम प्रधान शब्दावली है। कवि ने सभी प्राणियों का अपना अपना काम समाप्त कर वापस लौटने का सजीव चित्रण जो है यहाँ पर प्रस्तुत किया है। श्रांत, सुलभ, तरु तट, गाते गाड़ी में अनुप्रास अलंकार की छटा है बच्चों। भूख भूख, हुआ हुआ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बार बार जो शब्द आए हैं और अर्थ एक ही है तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सुंदर शब्द योजना से संपूर्ण दृश्य साकार हो उठा है। भाषा में चित्रात्मकता एवं बिंब विधान का गुण विद्यमान है। तो बच्चों ये यहाँ पर इसका विशेष था। अब अगले काव्यांश की ओर चलते हैं। माली की मंडही से उठ, नभ के नीचे नभसी धुमाली, मंद पवन से तिरती, नीली रेशम की सी जाली, बत्ती जला दुकानों में बैठे सब कस्बे के व्यापारी, मौन मंद आभा में हिम की उंग रही लंबी अंधियारी। तो बच्चों अगला काव्यांश भी देख लेते हैं। धुआं अधिक देती है, टिन की ढिबरी कम करती उजियारा, मन के कड़ अवसाद श्रांति, आंखों के आगे बुनती जाला, छोटी सी बस्ती के भीतर लेन देन के थोथे सपने, दीपक के मंडल में मिलकर मंडराते घिर सुख दुख अपने। तो यहाँ पर इसके मड़ई, मड़ई क्या होता है बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है मंडई। मंडई होता है कुटिया। धुमाली, ये धुमाली जो है धुएं की एक रेखा, और तिरती मतलब तैरती है, यहाँ पर ये दिया जो। और इसमें आभा, आभा चमक होता है। ऊँगना होता है जब नींद में जो है उबासी लेना, ऊँगना। और ढिबरी, यहाँ पर ढिबरी आया हुआ है। ढिबरी का मतलब होता है मिट्टी के तेल वाला दीपक। अवसाद, उदासी, यहाँ पर अवसाद ये शब्द है। श्रांति मतलब शीतलता, थकावट जिसे बोलते हैं। मंडल जो है वो गोलाकार, यहाँ पर मंडल यहाँ पे आया है। और मंडराते तो होता है घूमते। यहाँ पे ये कुछ कठिन शब्दों के अर्थ थे। प्रसंग इसका बच्चों पूर्ववत ही रहेगा, वही प्रसंग है। आगे इसकी व्याख्या में चलते हैं। माली की मड़ई से उठ, नभ के नीचे नभ सी धुमाली, मंद पवन से तिरती, नीली रेशम की सी जाली। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे हम। अब माली जो वहां पर बाग बगीचे में काम करने वाला माली है, अब उसने अपना खाना बनाने के लिए जो है वो अपनी कुटिया में अपना चूल्हा जलाया है। तो उसके चूल्हे से जो धुआं उठ रहा है नभ के नीचे, वो ऊपर की ओर उठ रहा है। और नभ, नभ के नीचे मतलब इसमें देखिए नभ के नीचे नभ सी धुमाली, नभ के नीचे यानी कि आसमान के नीचे नभ सी, जैसे आसमान नीला होता है वैसे ही वो धुआं नीले रंग का जो है ऊपर को उठ रहा है। तो ऐसा लगता है जैसे मंद पवन से तिरती, और पवन जो हवा जब चलती है तो वो धुएं की जो लहर है वो हिलती जुलती है। तो ऐसा लगता है कि रेशम की सी कोई जाली, नीले रेशम की जो जाली है, हल्की जाली, वो हवा में उड़ रही हो। तो यहाँ पे देखिए कवि कहता है, शाम होते ही गांव के माली के कच्चे घर से
आकाश के नीचे धुआं सा उठने लगता है, शायद घर में खाना पकाने के लिए आग जलाई गई हो। यह धुएं की लकीर हवा में ऐसे तैरती है जैसे नीले रेशम की हल्की सी जाली हवा में तैर रही हो। बच्चों अगला, बत्ती जला दुकानों में बैठे सब कस्बे के व्यापारी, मौन मंद आभा में हिम की ऊँग रही लंबी अंधियारी। अब जो बस्ती के जो दुकानदार है वहां बैठे हैं, अब वहां पर सुनसान है, कोई हलचल नहीं है, कोई घरों से बाहर नहीं जा रहा है, और व्यापारी किसी ना किसी उम्मीद में बैठे हैं कि कोई ग्राहक आएगा और उनका सामान जो है बिकेगा, तो वो चुपचाप बैठे हुए सोच में पड़े हुए हैं। वो जो मौन मंद आभा में, यानी कि अब वहाँ चमक बीज बिल्कुल नहीं है उनके, उसमें एक छोटी सी लैंप जो है वो जल रहा है मिट्टी के तेल का, और हिम यानी कि ठंड बढ़ गई है, ठंड से वो ऐसा लगता है वो ऊँग रहे हैं, उनको अब सुस्ती है, कोई ग्राहक नहीं है, हलचल नहीं है, तो उनको उदासी छाई है, तो उनको उदासियां आनी शुरू हो गई है। इसमें देखते हैं, इस समय गांव के कस्बे के दुकानदार रोशनी के लिए बत्ती जला देते हैं। यह बत्ती रोशनी बहुत कम देती है और धुआं ज्यादा देती है। अब इसकी आभा ऐसी बंद पड़ जाती है कि वह रात के अंधेरे में मानो बर्फ का प्रसार उंग रहा हो, यानी कि जब उबासी सुस्ती पड़ जाती है, तो ऐसे जब कोई नहीं होता तो अकेले में जब हलचल नहीं होती तो उदासी का वातावरण बन जाता है। अर्थात सर्दी के प्रभाव से जाड़े की अंधेरी रात लंबी उदास मालूम पड़ती है। धुआं अधिक देती देती है, टिन की डिबरी कम करती उजियाला, मन के कण अवसाद श्रांति, आंखों के आगे बुझती जाला। अब यहाँ पर बच्चों कवि क्या बोलता है कि गांव के गरीब लोग लैंप की छोटी सी डिबरी जलाते हैं, और उस जलाई तो उसमें क्या होता है कि वो उजाला कम, रोशनी कम और धुआं ज्यादा देती है। ऐसे दुकानदारों ने भी और गांव के लोगों ने भी जलाकर रखी है। इस मंद रोशनी के में मन का जो दुख है वो आंखों के सामने, जैसे अब लौ जो है उसकी लौ में वो दुकानदार भी जो है वो जब देखता है तो उसके धुएं में उस लौ में जो है वो भूल जाता है, वो सोच में पड़ जाता है, और उसकी आंखों के सामने एक जाला सा बन जाता है, जाला सा बनता हुआ प्रतीत हो जाता है, और वो उस लौ में घुल जाता है। छोटी सी बस्ती के भीतर लेन देन के थोथे सपने, दीपक के मंडल में मिलकर मंडराते घिर सुख दुख अपने। अब वो जो लाला है, वो दुकानदार जो बनिया है, वो सोच में पड़ जाता है बच्चों। छोटी सी बस्ती, छोटा सा गांव, छोटी सी बस्ती में वो अपने लेन देन के सपनों में खो जाता है, और दीपक के मंडल, और दीपक के जो मंडल है, जोत है जगी हुई दीपक की लौ है, उस लौ में वो उस मंडराते हुए उसमें वो अपने सुख दुख में खोया हुआ उसमें जो है वो सपने में चला जाता है, सपने में हो जाता है। गांव का दुकानदार दुखी रहता है, क्योंकि वो दुखी है, क्योंकि उसका उस इतनी आमदनी नहीं है, उसका गुजारा नहीं होता, उसका परिवार का पालन पोषण नहीं हो रहा है, इसलिए वो दुखी है, क्योंकि एक छोटी बस्ती में रहता है। इसमें लेन देन की बातें करना व्यर्थ है, क्योंकि ग्राहक ना के बराबर है। दीपक की लौ चारों ओर सुख दुख के रूप में मंडराती है, यानी वह छोटा सा बनिया जो अपने सुख दुख में उस लौ में जो है डूब जाता है, सपने में खो जाता है। तो बच्चों इसमें अब ये जो काव्यांश है इसके विशेष हम देख लेते हैं। इन पंक्तियों में सर्दी की लंबी रात में कस्बे की दुकानों की स्थिति का आकर्षक चित्रण हुआ है। काव्यांश की भाषा सरल सरल प्रभावमयी है, तत्सम प्रधान शब्दावली है। माली की मंडई, नभ के नीचे नभ, कस्बे के, मौन मंद कम करती, आंखों के आगे, मंडल में मिलकर मंडराते, अनुप्रास अलंकार की छटा है। नभ सी धुमाली, रेशम की सी जाली में उपमा अलंकार है। कवि की अनूठी कल्पना प्रस्तुत हुई है। काव्य में दृश्याभिम की योजना दर्शनीय है। तो बच्चों ये इसका विशेष था। अब इसके कुछ प्रश्न है, उनका समाधान हम देखते हैं। प्रश्न है बच्चों, बस्ती के छोटे से गांव के अवसाद को किन किन उपकरणों के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है?
तो इसका उत्तर है, बस्ती में विद्यमान छोटे से गांव के अवसाद को इस प्रकार से अभिव्यक्त किया गया है कि गांव में घरों के अंदर प्रकाश करने के लिए तेल की ढिबरी का प्रयोग किया जाता है। यह प्रकाश बहुत कम देती है, मगर इससे धुआं अधिक होता है। लोगों के मन का अवसाद उनकी आंखों में जाली के रूप में विद्यमान रहता है। उनके दिल का क्रंदन तथा मूक निराशा दिए की लौ के साथ कांपती है। गांव का बनिया ग्राहकों का इंतजार करके ऊंघ जाता है, यानी कि निराश होकर जो है वो सुस्ती छा जाती है उसको। लाला के मन में उठने वाली दुविधा को अपने शब्दों में लिखिए। लाला यह सोचता है कि उसे ही दुख गरीबी उत्पीड़न क्यों झेलना पड़ रहा है, उसे सुख क्यों प्राप्त नहीं होता, वह अपने नाते रिश्तेदारों को साफ सुथरा क्यों नहीं रख पाता, वह शहर में रहने वाले बनिए के समान क्यों नहीं उठ पाता, वह उनके जैसा महाजन क्यों नहीं बन जाता, उसकी तरक्की के साधन किसने रोक रखे हैं। वह सोचता है कि ऐसा क्यों नहीं होता जिससे उसकी उन्नति हो, उसको उन्नति के अवसर प्राप्त हो। तो उसकी दुविधाएं जो उसके मन में उठ रही, यानी कि वो सपने में खोया हुआ है, सपने में सारी बातों को वो सोचता है वहां पर बैठा बैठा। तो बच्चों, इसी के साथ आज का जो हमारा ये विषय है ये समाप्त होता है। अब हम अगले अंक में जो है एक नए विषय के साथ अगले भाग में प्रस्तुत होंगे। संध्या के बाद कविता में अगला जो भाग है इसका तीसरा, उसमें उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।